दोस्तों, एक तरफ एक आदमी है जिसके सीने पर देश ने मेडल्स लगाए, जिसे सुपर कॉप कहा गया, जिसके बारे में कहा गया कि उसने पंजाब को आतंकवाद की आग से बाहर निकाला, अमन लौटाया। और दूसरी तरफ हजारों माएं ऐसी हैं जिनके बेटे एक दिन घर से निकले और फिर कभी नहीं लौटे, ना जिंदा ना मुर्दा, बस गायब। और उन माओं की नजर में वही सुपर कॉप एक कथित आरोपी है, एक ऐसा नाम जिससे आज भी पंजाब का एक पूरा दौर सिहर उठता है। नाम है केपीएस गिल, और जिसका पुराना नाम था पंजाब 95 और उससे भी पुराना नाम था घल्लूघारा। पता है घल्लूघारा का मतलब क्या होता है? नरसंहार। ये फिल्म और इस पूरी कहानी के केंद्र में कथित तौर पर खड़ा है एक नाम, केपीएस गिल। तो आज हम एक बेहद कठिन सवाल का सामना करेंगे। क्या देश की सुरक्षा के नाम पर किसी पुलिस ऑफिसर को कानून से बड़ा बन जाने का, खुद जज, ज्यूरी और जल्लाद बन जाने का हक दिया जा सकता है? वो सीने पर मेडल पहनने वाला रक्षक था या हजारों घर उजाड़ने वाला भक्षक? आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इसका फैसला आज आपको करना है। आज की कहानी बेहद संवेदनशील है और इसके कई पहलू हैं। मैं आपके सामने दोनों पक्ष रखूंगा, वो भी जो उन्हें हीरो मानते हैं और वो भी जो उन्हें एक आरोपी। कुछ बातें अदालत में साबित हो चुकी हैं और कुछ आज भी सिर्फ आरोप है। मैं ये फर्क साफ साफ बताता चलूंगा, फैसला आप पर छोड़ूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं किलर कहानियां, जहां हर कहानी दिल को छूती है और रूह हिला देती है। दोस्तों, कहानी के दोनों पक्ष समझने के लिए पहले उस चमकते हुए पहलू को जान लेते हैं जिसने गिल को सुपर कॉप बनाया। कंवरपाल सिंह गिल, जन्म 1934, लुधियाना। 1958 में आईपीएस बने और अपने करियर के शुरुआती करीब 28 साल उन्होंने पंजाब से दूर असम और पूर्वोत्तर में बिताए। एक सख्त, बेखौफ और नतीजे देने वाले अफसर की उनकी छवि वहीं बनी। और फिर 1980 के दशक में पंजाब जल रहा था। खालिस्तान आंदोलन, आतंकवाद, रोज की हत्याएं, पूरा राज्य खौफ के साए में था। पुलिस वाले मारे जा रहे थे, आम लोग मारे जा रहे थे। ऐसे में गिल को पंजाब भेजा गया और वो 2 बार पंजाब के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक बने। उनके समर्थक कहते हैं कि गिल ने वो किया जो कोई और नहीं कर सका। उन्होंने पुलिस का टूटा हुआ मनोबल वापस खड़ा किया। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान जब स्वर्ण मंदिर में चरमपंथी छिपे थे तो पुलिस और सुरक्षा बलों ने बिना मंदिर को बड़ा नुकसान पहुंचाए दर्जनों चरमपंथियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और 1993-94 तक सरकारी दावों के मुताबिक पंजाब से आतंकवाद लगभग खत्म हो गया। इसी सफलता के लिए गिल को 1989 में पद्मश्री से नवाजा गया। देश ने उन्हें अपना नायक मान लिया, अखबारों में उनकी तारीफ के पुल बांधे गए। एक सुपर कॉप का सितारा बुलंदी पर था। लेकिन दोस्तों, इस चमकती हुई कामयाबी के पीछे एक बेहद खौफनाक अंधेरा छिपा था। एक ऐसा अंधेरा जिसमें हजारों नौजवान हमेशा के लिए गुम हो गए। और उस अंधेरे की पहली परत खोलने वाला था एक अकेला आदमी। दोस्तों, अब हम कहानी के उस दूसरे पहलू में उतरते हैं जिसे उनके आलोचक और कई मानवाधिकार संगठन सच मानते हैं। आरोप यह है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो रास्ता चुना गया वो कानून का नहीं था। मानवाधिकार संगठनों, एमनेस्टी इंटरनेशनल और यहां तक कि विदेशी रिपोर्ट्स का आरोप है कि उस दौर में पंजाब पुलिस ने अदालत, मुकदमे, इंसाफ सब कुछ किनारे कर दिया। आरोप है कि सिर्फ शक के आधार पर, जी हां, शक के आधार पर हजारों सिख नौजवानों को उठाया गया और कथित एनकाउंटर में मार दिया गया। आलोचकों का दावा है कि नीति बन गई थी आतंक का जवाब आतंक से, और इसका सबसे खौफनाक हथियार बना जिसे बाउंटी सिस्टम कहा गया। आरोप है कि किसी भी कथित आतंकी को मारने पर पुलिस वालों को नकद इनाम और आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दिए जाते थे। जरा सोचिए,
जब किसी मौत पर इनाम रखा जाए तो क्या होता है? आलोचकों का आरोप है कि इसी इनाम और प्रमोशन के लालच में कुछ पुलिस वालों ने आम बेगुनाह नौजवानों को घरों से उठाया, उन्हें मारा और आतंकी बताकर इनाम वसूला। एक रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया कि कुछ गांवों में 15 से 40 साल की उम्र का एक भी सिख नौजवान नहीं बचा था। या तो वो मारा गया था या गिरफ्तार या फिर भागने पर मजबूर। और जब वांटेड नौजवान नहीं मिलते तो आरोप है कि उनके बूढ़े माँ बाप और घर की औरतों को उठा लिया जाता ताकि सुराग उगलवाया जा सके। पूछताछ के नाम पर अमानवीय यातनाओं के आरोप लगे। कई लोगों की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई। और गिल पर सबसे बड़ा आरोप यह लगा कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को खुली छूट दे रखी थी। एक कथित संदेश, नतीजे लाओ तरीके से कोई मतलब नहीं। यानी आलोचकों के मुताबिक ये ब्लैक इम्यूनिटी थी, कानून तोड़ने की खुली छूट। लेकिन ये सब आरोप है, ये सारी बातें अंधेरी में दबी हुई हैं। हजारों लाशें बिना नाम बिना पहचान गुपचुप जला दी गई थी। किसी को कुछ भी नहीं पता था जब तक एक बैंक में काम करने वाला एक आदमी इस अंधेरे में एक मशाल लेकर नहीं उतरा। उसका नाम था जसवंत सिंह खालरा। दोस्तों, जसवंत सिंह खालरा अमृतसर के एक बैंक का डायरेक्टर, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई नेता नहीं, एक आम इंसान जिसके सीने में एक असाधारण हिम्मत थी। मैंने इनकी कहानी पहले भी अपने चैनल पे पूरी तरीके से सुनाई है। अगर आप सुनना चाहें तो आप वापस जाके इनकी कहानी सुन सकते हैं, लेकिन अभी उनके बारे में जरा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो हुआ यूं कि खालरा के कुछ अपने, कुछ जानने वाले अचानक गायब होने लगे। खालरा ने ढूंढना शुरू किया कि ये लोग गए कहां, और इसी तलाश में उनके हाथ लगे अमृतसर नगर निगम के कुछ रिकॉर्ड, शमशान घाटों के रिकॉर्ड। और उन कागजों में जो लिखा था उसने खालरा जी की रूह कपा दी। उन रिकॉर्ड्स में हजारों लावारिस लाशों का जिक्र था जिन्हें पुलिस ने गुपचुप जला दिया था, बिना पहचान, बिना परिवार को खबर दिए, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। खालरा ने इन्हें जोड़ना शुरू कर दिया और एक भयानक तस्वीर उभरी। खालरा की जांच का दावा था कि 1984 से 1994 के बीच लगभग इन 10 सालों में पूरे पंजाब में करीब 25,000 लोगों को कथित तौर पर गैर कानूनी ढंग से मारकर गुपचुप जला दिया गया था। सिर्फ अमृतसर में ही 2000 से ज्यादा गुप्त दाह संस्कार का दावा किया गया। और यहां एक बात जो सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि जांच एजेंसी की मानी हुई बात है। बाद में खुद सीबीआई ने अपनी जांच में माना कि अकेले तरन तारन जिले में पुलिस ने 2097 लोगों का गैर कानूनी दाह संस्कार किया था। ये आंकड़ा किसी अफवाह का नहीं, एक जांच एजेंसी का था। सुप्रीम कोर्ट तक ने माना कि पुलिस नौजवानों को आतंकी बताकर खत्म कर रही थी और उनकी लाशों को बिना रिकॉर्ड ठिकाने लगा रही थी। खालरा जी ये सच लेकर देश और दुनिया के सामने गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ये बात पहुंची और उसने वो सवाल पूछा जो किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये हजारों नौजवान गए कहां, किसने मारा और किसके आदेश पर मारा। लेकिन दोस्तों, इस देश में सच बोलने की एक कीमत होती है और खालरा जी को वो कीमत चुकानी पड़ी। 6 दिसंबर 1995 को खालरा जी अपने घर के बाहर खड़े थे और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गए। 6 दिसंबर 1995 को अमृतसर में अपने घर के बाहर से जसवंत सिंह खालरा जी का अपहरण कर लिया गया और फिर उन्हें कभी भी जिंदा नहीं देखा गया। शुरू में पुलिस ने पलड़ा झाड़ लिया जो अक्सर वो करती है, लेकिन खालरा की पत्नी परमजीत कौर जी और मानवाधिकार संगठनों ने हार नहीं मानी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जांच सीबीआई को सौंपी गई और सीबीआई की जांच ने वो साबित किया जिसका डर था। सीबीआई ने पाया कि खालरा को पंजाब पुलिस ने ही अगवा किया, बुरी तरह यातना दी और फिर उनकी हत्या कर दी। उनके शव कभी नहीं मिला। कहा जाता है कि उसे भी ठिकाने लगा दिया गया और इंसाफ हुआ कम से कम कुछ हद तक। खालरा के अपहरण और हत्या के जुर्म में पंजाब पुलिस के 6 अफसरों को दोषी करार दिया गया। 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये उस दौर के सबसे अहम मानवाधिकार फैसलों में से एक बना। अब आता है वो सवाल जो इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। इन 6 अफसरों के ऊपर कौन था?
क्या ये सब अकेले इन अफसरों ने किया या इसके पीछे कोई बड़ा हाथ था? दोस्तों, यहां मुझे पूरी ईमानदारी से एक बात कहनी है, खालरा की हत्या के इस केस में केपीएस गिल पर कभी औपचारिक रूप से चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और वो कभी इस केस में दोषी नहीं ठहराए गए। लेकिन दूसरी तरफ कई चश्मदीदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और खुद उस फिल्म का दावा है कि खालरा जिस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे उसके मुखिया गिल ही थे। जी हां, केपीएस गिल, और वो इस बड़ी साजिश का हिस्सा थे। कुछ रिपोर्ट्स जो एमनेस्टी के हवाले से है ये तक कहती है कि खालरा को इसलिए मारा गया क्योंकि उनकी गवाही बहुत बड़े नामों का पर्दाफाश कर सकती थी। तो एक तरफ है कानूनी सच कि गिल दोषी साबित नहीं हुए और दूसरी तरफ है ये आरोप, ये दावे जो आज तक इस नाम का पीछा नहीं छोड़ते। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी गुत्थी है। लेकिन गिल के दामन पर एक दाग ऐसा भी है जो आरोप नहीं है। जी हां, जो अदालत में पूरी तरह साबित हो चुका है, और वो दाग उनकी सुपर कॉप वाली छवि को चकनाचूर कर देता है। दोस्तों, अब तक हमने जो बातें की उनमें से ज्यादातर आरोप थे, लेकिन अब मैं आपको वो बताता हूं जो आरोप नहीं, अदालत का साबित किया हुआ सच है। बात 1988 की है। एक डिनर पार्टी और वहां मौजूद थी पंजाब कैडर की एक वरिष्ठ महिला आईएएस ऑफिसर रूपन देओल बजाज। आरोप लगा कि उसी पार्टी में केपीएस गिल ने उनके साथ बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, और यहां रूपन देओल बजाज की हिम्मत को दाद देनी होगी। एक ताकतवर, रसूखदार सुपर कॉप के खिलाफ जिसके सामने बड़े बड़े झुकते थे, एक महिला अधिकारी ने आवाज उठाई और फिर चली एक लंबी, थका देने वाली कानूनी लड़ाई पूरे 17 साल। गिल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस केस को दबाने में, लेकिन इंसाफ की जीत हुई अदालत ने, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने केपीएस गिल को एक महिला की गरिमा भंग करने का, यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया। यानी कि एक सुपर कॉप एक महिला के यौन उत्पीड़न का जिम्मेदार था। ये कोई कथित आरोप नहीं था, ये एक साबित हुआ जुर्म था। जिस आदमी को देश सुपर कॉप कह रहा था, उसी के माथे पर अदालत ने एक महिला के उत्पीड़न का दाग लगा दिया। और ये दाग बताता है कि ताकत का नशा और कानून से ऊपर होने का अहंकार एक इंसान को कहां तक ले जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी गिल की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके जीवन का वो आखिरी अध्याय आज इस सतलुज फिल्म के हटाए जाने से सीधा जुड़ जाता है। दोस्तों, गिल 1995 के आखिर में रिटायर हुए, लेकिन उनकी सख्त अफसर वाली छवि की मांग बनी रही। 2002 के गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गिल को गुजरात का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया, और सालों बाद 2013 में गिल ने एक बयान में मोदी जी को उन दंगों पर एक तरह की क्लीन चिट दी, ये कहते हुए कि दंगे असल में पुलिस की नाकामी थे। बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उन्हें नक्सलवाद से निपटने के लिए सलाहकार बनाया। वो इंडियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे। हालांकि वहां पर भी कुप्रबंधन और भाई भतीजावाद के आरोप उन पर लगते रहे, और 26 मई 2017 को 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी उनके साथ नहीं मरी, और आज 2026 में वो फिर जिंदा हो रही है। जसवंत सिंह खालरा पर बनी फिल्म सतलुज, जो सालों की लड़ाई, सेंसर बोर्ड के दर्जनों कट्स और 3 बार नाम बदलने के बाद आखिरकार 3 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज हुई, और उसे सिर्फ 48 घंटे के अंदर भारत में हटा दिया गया। और इस फिल्म में गिल से प्रेरित एक पुलिस चीफ का किरदार दिखाया गया है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या फिल्म का ये पहलू और गिल का वो रसूख इस फिल्म के हटने की एक वजह है। लेकिन इन सब सवालों के बीच एक बात तो तय है, खालरा की वो आवाज जिसे दबाने की कोशिश हुई, आज एक फिल्म बनकर फिर गूंज उठी है, और वो हमसे आज भी
वही सवाल पूछ रही है। दोस्तों, अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां फैसला आपको करना है, और ये फैसला आसान नहीं है। एक तरफ गिल के समर्थक कहते हैं कि पंजाब एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां रोज बेगुनाह मारे जा रहे थे, आतंकवाद ने राज्य को घुटनों पर ला दिया था, और गिल ने एक कड़वी दवा की तरह उस आतंक को खत्म किया। उनके बिना शायद पंजाब में अमन कभी ना लौटता। ये एक पक्ष है जिसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ वो हजारों परिवार हैं जिनके बेटे आज भी लापता हैं। खालरा के वो शब्द याद कीजिए जो उन्होंने अपनी मौत से पहले कहे थे, एक माँ का दिल ऐसा होता है कि अपने बेटे की लाश देखकर भी वो नहीं मानती कि उसका बेटा चला गया। और जिन माओं ने तो अपने बच्चों की लाश तक नहीं देखी, वो आज भी पूछती हैं कम से कम इतना बता दो हमारा बेटा जिंदा है या नहीं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस कहानी की आत्मा है। क्या शांति का रास्ता बेगुनाहों की लाशों से होकर गुजर सकता है? क्या मकसद अगर सही हो तो कोई भी तरीका जायज हो जाता है? और सबसे अहम, क्या किसी भी इंसान को, चाहे वो कितनी भी बड़ी वर्दी पहने, कानून से ऊपर उठकर खुद जज, ज्यूरी और जल्लाद बनने का हक दिया जा सकता है? क्योंकि दोस्तों, अगर हम एक को यह हक दे देते हैं देश के लिए, तो कल कोई और किसी और बहाने से यही हक मांगेगा, और तब कानून, अदालत, इंसाफ, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दोस्तों, केपीएस गिल एक ऐसा नाम जो एक ही सांस में हीरो भी कहा जाता है और कथित आरोपी भी। एक ऐसी शख्सियत जिसके एक हाथ में देश का दिया मेडल है और जिस पर दूसरी तरफ हजारों माओं की सूनी गोद का आरोप है। इतिहास शायद कभी इस पर एक आखिरी फैसला ना दे पाए, लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी, जसवंत सिंह खालरा जैसे लोग जो किसी बंदूक से नहीं बल्कि सच से लड़े, वो असली नायक होते हैं। और उनकी वो लड़ाई, वो सवाल सिर्फ पंजाब का नहीं, हम सबका है कि एक लोकतंत्र में ताकत की कोई हद होनी चाहिए, कि इंसाफ बंदूक की नली से नहीं अदालत से मिलना चाहिए। और शायद इसलिए कुछ लोग नहीं चाहते कि ये कहानियां आप तक पहुंचे। लेकिन याद रखिए, सच को जितना दबाया जाता है वो उतनी ही जोर से लौटता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सवाल जिंदा रहे। और किलर कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए कि आपकी नजर में गिल रक्षक थे या भक्षक। मैं हूं आपका होस्ट मनीष तिवारी। तब तक के लिए सच का साथ दीजिए और सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।